हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। आज हम आ गए हैं आपके पास सिलेबस लेके। जी हाँ, डिटेल में इस वीडियो को रखेंगे और डिटेल में टीजीटी आर्ट्स, जी हाँ, टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस रह गया था। टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल का सिलेबस निकाला था बाय एचपीआरसीए द्वारा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम। तो टीजीटी आर्ट्स में जी अगर पहली बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट्स की, कि ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट पे कहाँ कहाँ पर डिटेल में क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है। तो देखो, अगर सिलेबस शुरू करने से पहले एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि एचपीआरसीए ने जो है पूरा का पूरा यूपीएससी लेवल का सिलेबस ही दे दिया है। चलो अभी डिस्कस करते हैं और एट द एंड हम देखेंगे कि क्या सही में ये यूपीएससी लेवल का सिलेबस है या नहीं है। तो अगर बात की जाए हिस्ट्री की, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री से आपको इतने टॉपिक जो है कवर होंगे, जैसे कि प्री हिस्ट्री, मतलब कल्चर, मतलब ये सारी चीज़ें, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट एंड टाउन प्लानिंग, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही होगी। हाँ जी, देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, या फिर राइज एंड टेरिटोरियल स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में, या फिर आप बात करें अगर हम तो मौर्य साम्राज्य के बारे में ना। अगर उसके अलावा बात करें तो सातवाहन, कुषाण, चेर, चोल, जितने भी ये साउथ इंडिया के भी राज्य थे, टेरिटोरियल स्टेट्स थे, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात की जाए गुप्ताज की, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या यूँ कहे द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन एशियंट हिस्ट्री, तो द गुप्ताज के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चालुक्य वंश के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रकूट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये गुज्जर वगैरह, पालवास, चोलास, अरब, या फिर मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, इन सब का इम्पैक्ट जो इंडिया पर रहा, इन सब के बारे में एशियंट हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर पूरी की पूरी एशियंट हिस्ट्री कवर करनी पड़ेगी आपको। और एशियंट हिस्ट्री से आगे चले मिडिवल इंडिया में, तो मिडिवल इंडिया में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। मिडिवल इंडिया, अगर इसके ऊपर मोटा मोटा आइडिया डाले तो मुगल साम्राज्य वगैरह, जहांगीर वगैरह, औरंगजेब तक आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में जैसे ही मुगल साम्राज्य खात्मा हुआ, हैदराबाद, बंगाल, अवध, राइज ऑफ यूरोपियन ट्रेड इन इंडिया, यहाँ तक पढ़ना ही पड़ेगा। देन वी हैव मॉडर्न इन इंडिया। मॉडर्न इंडिया में वही क्या कहते हैं उसे, औपनिवेशिकवाद है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कॉलोनिज्म वगैरह पढ़नी पड़ेगी। और 1707 से 1950 की बात हो रही है, तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़, सॉरी, अच्छी और बुरी एक अलग बात है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों का जाना, अंग्रेजों में मूवमेंट जो कुछ हुए थे, वो सारी चीज़, इकोनॉमिक कैसी थी उस टाइम पे कंडीशन, कल्चरल कैसा था, और रेवोल्यूशन, 1857 का रेवोल्यूशन, झांसी, मेवाड़, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका कैसे किस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कैसे कांग्रेस अधिवेशन आया, वो सब चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। स्वदेशी मूवमेंट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये सारी चीज़ें जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद अगर बात की जाए एक्ट ऑफ 1935, क्विट इंडिया मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन, कैबिनेट मिशन, मतलब कुल मिलाकर पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कवर हो रही है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ दी है, यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, या फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, या फिर अगर बात की जाए इटली की, तो इटली का, या वर्ल्ड वॉर की बात की जाए, फर्स्ट और सेकंड दोनों की, या फिर यूएन की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिस्ट्री तो पूरी की पूरी ही कवर करनी पड़ेगी, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात ले लो, चाहे वो एशियंट हिस्ट्री की बात ले लो, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री की बात ले लो, सारी की सारी आपको हिस्ट्री जो है कवर करनी पड़ेगी। देन वी हैव जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको पहला ही चैप्टर है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ,
जी हाँ, ओरिजिन ऑफ अर्थ है तो अर्थ के इंटीरियर की बात होगी, अर्थ के मूवमेंट की बात होगी, रॉक की बात होगी, रॉक पार्टिकल वगैरह, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, है ना, जो भी है ये, और इसके बाद एटमॉस्फेयर की बात पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोस्फेयर के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, मैप्स आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, जैसे एलिमेंट ऑफ मैप क्या है, ग्लोब कैसे देखोगे आप, है ना, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जियोग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल सेटिंग, इसके बारे में भी आपको कवर करना पड़ेगा। क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया फ्लोरा एंड फौना हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। सेटलमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिसोर्स बेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, मिनरल्स के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे टिल द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, जीपीएस एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह जो मॉडर्न उसमें हो रही है, जियो रेफरेंसिंग वगैरह जो भी कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना पड़ेगा जी। किसमें? जियोग्राफी में। तो ये था पहले हिस्ट्री, फिर थी जियोग्राफी, नाउ वी हैव इकोनॉमिक्स कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स मतलब एक समझ लो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की इकोनॉमी है आई गेस, है ना। और उसके बाद मतलब जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं वो कंफर्म कर लीजिए और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि हालांकि ये मुझे ग्रेजुएशन लेवल का ही लग रहा है जिस प्रकार से हमारे पास हेडिंग थी, क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ था कि भैया जो कुछ भी ये एसएसटी में है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे है। देखो अप टू ग्रेजुएशन लेवल, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, अप टू ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट जितनी भी चीज़ें ये है वो ग्रेजुएशन लेवल की है। तो इकोनॉमी भी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी। और इकोनॉमिक्स से आगे अगर हम चले तो इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटिकल साइंस, तो सेम पॉलिटिकल साइंस भी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, है ना, प्रेसिडेंट के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, जुडिशरी के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, बजट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा यार। उसके बाद है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, WTO क्या है, SAR साक क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कैसे अप्रोचेस, कौन कौन सी अप्रोचेस होती है, यूनाइटेड नेशन के बारे में, UN के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अरे भैया कुल मिलाकर अगर हम 4 सब्जेक्ट हमने यहाँ कवर किए अभी तक, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल साइंस, एक इकोनॉमिक्स और एक जियोग्राफी। तो इन सब में अगर बात करें तो भैया पढ़ना तो बहुत डीप पड़ेगा। तो जैसा वो कंट्रोवर्सी की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी, चलो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा सही या गलत, बट आगे आप समझदार हो। पर ऐसा है कि अगर पेड़ के शाखाओं की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पेड़ की जड़ें जरूर है, पेड़ की जड़ें जरूर है, तभी पेड़ की शाखाएं मजबूत होती है। बट इतनी मजबूती भी नहीं चाहिए थी, इतनी पीपल का पेड़ नहीं बनाना है हमें, इसे श्रब की कैटेगरी में ही हम चल पड़ेंगे। खैर उसके बाद पब्लिक एड की बात करें तो पब्लिक एड के भी मेन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब कवर हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोचेज हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हो गए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, NGOs हो गए, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारी होती है, ह्यूमन राइट्स के, अरे भगवान, गुड गवर्नेंस हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, SC ST और OBC के बारे में हो गया, या फिर चिल्ड्रन एंड एज के बारे में। मतलब ये कुल मिलाकर पब्लिक एड में सब कुछ ही कवर कर लिया है भैया। अभी भी ये हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास सोशियोलॉजी बचा हुआ है। तो सोशियोलॉजी में क्या क्या है, क्या ही कहूँ मैं, क्या नहीं है। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, मीनिंग एंड सोसाइटी इन इंडिया, सोशल इंस्टीट्यूशन, आइडेंटिटीज एंड चेंजेस, चैलेंजेस टू स्टेट एंड सोसाइटी, टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च, मेरे भगवान। उसके बाद कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसा लग रहा है कि जैसे UPSC की ही तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह भी ऐड कर देना चाहिए इसमें। कंटेम्प्रेरी भी, एनवायरमेंटल कंसर्न, और उसके बाद सोशल डेमोग्राफी, उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोसेस हो गया, पॉपुलेशन थ्योरीज हो गई,
पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट हो गया, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद रीसेंट ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट हो, अरे सेक्युलरिज्म, अरे भैया सोशल मोबिलिटी बहुत है, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी और जेंडर इक्वालिटी। तो आप देखो, अब अपने आप ही पढ़ो इससे आगे क्या है। मैं जो हूँ ऊपर कर देता हूँ पूरी की पूरी नोटिफिकेशन। अभी कहीं जाके बीएड आया है, हे मेरे भगवान, अब बीएड आया है। बीएड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बीएड में वही अपनी नॉर्मल चीज़ें जी हाँ, ये सब चीज़ें मुझे नॉर्मल लग रही है जो इस बीएड के यहाँ पे है। जितना भी यहाँ कोर्स है बीएड का, ये बहुत नॉर्मल लग रहा है, जितनी एसएसटी ऊपर से लेकर मैं पढ़ता आया हूँ। तो अगर आप एसएसटी के बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आपने ग्रेजुएशन, हाँ ऑब्वियसली बैकग्राउंड से इन द सेंस कि आप, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि +2 तक साइंस पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन में एसएसटी लेते हैं, तो भैया आपको तो बहुत बुरी होने वाली है यार सीरियसली, क्योंकि बहुत बेस आपका क्लियर करना पड़ेगा, फिर ही आप इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने की सोच सकते हो। और अगर ये एग्ज़ाम निकालना है तो मेरी मानो, जो बहुत मेहनत कर रहा है सिर्फ उसी के ये एग्ज़ाम निकलेगा। अच्छा, अगर आगे बात की जाए तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, ये तो कॉमन सिलेबस है, सभी का सिलेबस है। लॉजिकल रीजनिंग भी रख रखा है इन लोगों ने। अरे सोशल साइंस 10th स्टैंडर्ड, अरे भैया ये सोशल साइंस यहाँ डालने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने ऊपर पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ कवर कर दिया है तो उसको यहाँ डालने की ज़रूरत है ही नहीं। खैर, जनरल इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड, जनरल हिंदी 10th स्टैंडर्ड। पहले तो मैं देख रहा था टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल में करंट अफेयर, एवरीडे साइंस के आगे भी 10th स्टैंडर्ड लगा हुआ था, मैंने देखा था। खैर अभी नहीं है, अभी हटा दिया गया है। तो जनरल नॉलेज के बारे में अगर बात की जाए तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब जनरल नॉलेज तो रखनी ही रखनी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज अलग से रखनी है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है, करंट अफेयर। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक जितने भी मैंने अब ये ऑब्जर्व किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हालांकि ये नई न्यू बॉडी है तो इसमें नई तरह से पेपर होंगे, लेकिन करंट अफेयर अगर आप साल, 1.5 साल, 2 साल पुराने भी पढ़ लो ना तो चलता है, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाता कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। पर लेकिन वही है कि जो इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है तो उसमें जनरल करंट अफेयर को भी आप क्या है एक बार डीपली ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा, सॉरी टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा। और इसके बाद तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा सारे के सारे एस्पिरेंट से कि बस ऑल द बेस्ट, लग जाओ और ऐसे दिन रात एक कर दो अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब पाना, हालांकि टीचर की जॉब पाना बहुत टफ हो चुका है इस हिसाब से। तो जी हाँ, टीचर की जॉब पाना तो बहुत टफ हो चुका है। खैर, नो कमेंट ऑन दैट, बट दिस इज द सिलेबस, this was the syllabus of TGT Arts, syllabus for CBT, syllabus for CBT exam for the post of TGT Arts to be conducted by HPRC। so ये ऑफिशियल सिलेबस था। किसका ऑफिशियल सिलेबस था? ये ऑफिशियल सिलेबस था टीजीटी आर्ट्स का ऑफिशियल सिलेबस था ये। और किसने निकाला है? ये HPRC ने निकाला है ये टीजीटी आर्ट्स का ऑफिशियल सिलेबस। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग फॉर दिस एग्ज़ाम एंड रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम। जो भी आपने कोई भी एग्ज़ाम के लिए फिल किया है, बट इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है, अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी आप डीपली कर दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई और एग्ज़ाम आपको टफ लगेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो चुका है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।